मातहत अदालतों में बड़े पैमाने पर तकारुर और तबादले। लाहौर हाई कोर्ट ने 81 सीनियर सिविल जजेस के तबादले कर दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चौधरी इस्माइल तस्लीम अख्तर सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन झंग तैनात। सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन झंग वसीम सज्जाद का अटक तबादला। सीनियर सिविल जज हाफिज मोहम्मद जुबैर सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन झंग तैनात कर दिए गए, जबकि सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन ननकाना मोहम्मद मजहर सीनियर सिविल जज सिविल डिवीजन झंग तैनात। सूबा भर के सीनियर सिविल जजेस की सीनियरिटी के मुताबिक वर्क डिवीजन मुख्तस कर दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस खान से। अवैस, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद मुतहद अदालतों में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। हाईकोर्ट के अहकाम पर 81 सीनियर सिविल जजेस के तबादले किए गए हैं, जिसमें अगर बात की जाए जंग की तो जंग में चौधरी इस्माइल तस्लीम अख्तर जो इससे कबल है वो जो है सीनियर सिविल जज जो है डिवीजन के तौर पर काम कर रहे थे, उनको जो है सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन के तौर पर तैनात कर दिया गया है, जबकि सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन जो है वसीम सज्जाद उनका अटक भी तबादला किया गया। जब इसी के साथ जो है सीनियर सिविल जज हाफिज मोहम्मद जुबैर हैं, उनको सीनियर सिविल फैमिली डिवीजन तैनात किया गया, जिस जगह जो है वो सिविल डिवीजन के तौर पर जो है वो काम कर रहे थे, जबकि सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन ननकाना जो है मोहम्मद मजहर उनको सीनियर सिविल जज सिविल डिवीजन के तौर पर तैनात करने के अहकाम जारी किए गए। इसी के साथ ही जो है फैसलाबाद सूबा चिन्योट समेत सूबे भर के तमाम अजलाफ से 81 सीनियर सिविल जजेस हैं जिनके तबादले करने के अहकाम हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वैसे अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आइए आपको लिए चलते हैं डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स में, जहां आरपीओ मोइन मसूद और सीपीओ उमर सईद मलिक को सलामी दी गई। मोइन मसूद ने डॉल्फिन वर्कशॉप का इफ्तिताह किया और डॉल्फिन फोर्स दरबार से खिताब भी किया। साइकिल पर तो हमारी जो पुलिस की गाड़ियां हैं हम उससे चेज़ नहीं कर पाते, और उसके लिए हमें मोटरसाइकिल पे ही जवान चाहिए। और नेचुरल सी बात है कि जो स्ट्रीट क्राइम है, जो कि गलियों में वारदातें हैं, उसको गाड़ियां जो हैं वो नहीं पकड़ सकती। तो उसके बाद जब ये डिबेट होती रही, मैं उस मीटिंग्स में बैठा करता था, तो हम ये बात करते थे कि अगर एक वारदात 1 to 5 पे कर रहे हैं तो हमें उससे तेज़ रफ्तार बाइक चाहिए ताकि हम उसको ट्रेस कर पाएँ। हुकूमत पंजाब ने फंड्स एलोकेट किए, आप लोगों की ट्रेनिंग हुई, वो बाइक्स आए, फिर उसके बाद आपके मास्टर ट्रेनर हुए, वो सारे प्रोसेस का मैं किसी न किसी फॉर्म में हिस्सा रहा, और अल्टीमेटली आप लोग जो है लाहौर में तैनाती हुई। उसके बाद फिर ये डिमांड बड़े शहरों के लिए आना शुरू होगी, जिसमें रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला और फैसलाबाद के लिए। और हमारी यही हमेशा बात थी कि स्ट्रीट क्राइम को अगर आपने प्रिवेंट करना है तो वो मोटरसाइकिल सवार ही करेंगे। तो आपका जहाँ से ये इर्तिका और ये सारा काम शुरू हुआ वो स्ट्रीट क्राइम था, और यही आपका TOR है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता हो कि आपने करना क्या है। बाकी जो मामलात हैं वो उसके लिए हमारे थाने भी मौजूद हैं, उसके लिए हमारी बाकी गश्त भी है, और एलीट की गाड़ियाँ भी हैं, हमारे दफातर भी चलते हैं। आपका जो काम था या है वो स्ट्रीट क्राइम को फाइट करना है और रॉबरीज को फाइट करना है। अब जब ये दरबार होने लगा तो फिर मैं उस वक्त भी ये सोच रहा था कि हमारे यहाँ बेशुमार वारदातें हुई हैं, जो कि फैसलाबाद में हाई क्राइम एरिया है, यहाँ पे वारदातें होती हैं और पुलिस का काम है उनको ट्रेस करना। गुजरांवाला फैसलाबाद की तरह ये एक शहर है, जितनी स्पीड से क्राइम फैसलाबाद में होता है, इससे मिलती जुलती स्पीड से गुजरांवाला में होता है। जब मैं वहाँ गया था तो पहले 2-3-4 महीने जो है ना, वो आपसे पूरी वो मैं शेयर करूँगा बाद में। तो डॉल्फिन वालों का ख्याल था कि उनको हमने अच्छे कपड़े पहना के मोटरसाइकिलें दे दी हैं और उन्होंने घूमना फिरना है और वापस आ जाना। फिर एक दिन मैंने आपकी तरह जैसे आपका दरबार किया, वो 2-3 महीने बाद किया था। वो हम आपस की बातें अभी थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम भी हो सकते हैं कोई आपके हमारी तरफ। लेकिन उसमें अच्छी बात ये हुई कि जब हम एक दूसरे के प्रॉब्लम समझ गए, तो जो मेरे उसके बाद का टाइम था उसमें जैसे CPO साहब ने राइटली पॉइंटेड आउट कि उन्होंने इतना काम किया कि मैं खुद हैरान रह गया।
وہ ڈاکو واردات کرتے ہوئے پکڑے انہوں نے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی ٹپ ہے تو اس پہ پکڑے, وہ دکان میں گھسے, ہمارا بندہ پیچھے پڑ گیا. اتنے وہ گیلونائز ہو گئے. آپ لوگوں کا سی پی او صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے. آپ کا کام ہے کرائم اگینسٹ پرسن پہ فوکس بالکل نہیں ہے, اگینسٹ پراپرٹی پہ ہے. پراپرٹی میں ہر چیز شامل ہے. جو 12-17 کے جو ہیں ان میں پرٹیکولرلی رابری ڈکیتی ہے, پھر موٹر سائیکل چوری ہے, اور بہت کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے, منشیات ہو سکتی ہیں. کام ہم نے سب کرنے ہیں, لیکن وہ نہیں کرنا جس سے آپ کو منع کیا گیا. یہاں آپ کو بتائیں NA 108 میں انتخابی مہم کیوں چلائی؟ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا. رانا ثناء اللہ پر 29 اگست کو لیگی امیدوار عابد شیر علی کی انتخابی مہم چلانے کا الزام ہے. رانا ثناء اللہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں, الیکشن کمیشن کا حکم. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ عمیر عظمت سے. عمیر, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے رانا ثناء اللہ کو نوٹس بھجوایا گیا ہے اور ان کو کل ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر سید باسط حسین کی جانب سے طلب کیا گیا ہے. اور اس نوٹس پہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کوئی بھی وہ شخص جو کہ سرکاری عہدہ یا کوئی عوامی نمائندہ ہے اور عوامی عہدہ رکھتا ہے تو وہ کسی بھی الیکشن کی کیمپین میں حصہ نہیں لے سکتا. تاہم رانا ثناء اللہ جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہے وہ سرکاری عہدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ NA 108 کے ضمنی انتخابات میں نون لیگی امیدوار عابد شیر علی کی کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں اور اس پر ان کے خلاف شکایات موصول ہوئی ہیں. اور اسی شکایت کی روشنی میں ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر سید باسط حسین نے رانا ثناء اللہ کو کل طلب کیا ہے. 3 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے اور ان سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے. یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس حوالے سے ضابطہ اخلاق کی یہ صریحاً خلاف ورزی ہے, جبکہ کوئی بھی حکومتی نمائندہ جو ہے وہ کسی بھی الیکشن مہم کا حصہ نہیں بن سکتا. اور اس حوالے سے NA 108 میں ضمنی انتخابات کو 25 ستمبر کو ہوں گے اور اس کے لیے PDM کی جانب سے امیدوار چوہدری عابد شیر علی ہیں, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو رانا ثناء اللہ پر یہ الزام عائد ہوا کہ انہوں نے عابد شیر علی جو کہ نون لیگ یا PDM کے امیدوار ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ کیمپین چلا رہے ہیں. جو ڈور ٹو ڈور کیمپین ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں اس پہ بھی رانا ثناء اللہ شریک ہو رہے ہیں. تو یہ الیکشن قوانین اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے, لہٰذا رانا ثناء اللہ کل ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کے پاس پیش ہوں اور اپنا جواب جمع کروائیں. جی, اپنا جواب جمع کروائیں. عمیر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور یہاں آپ کو بتائیں یوم دفاع کی مناسبت سے کریسنٹ ہائی سیکنڈری اسکول میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا احوال جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ وقاص بیگ سے. وقاص, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, یوم دفاع کے حوالے سے محکمہ ایجوکیشن کی جانب سے کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا اور تقریب میں CEO ایجوکیشن علی احمد سیان سمیت ADC ہیڈ کوارٹر کاشف رضا آوان جو ہے وہ بھی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے, جنہوں نے یوم دفاع کے حوالے سے اسکول کے بچوں کو جو ہے وہ مختلف واقعات جو ہیں وہ بھی سنائے. ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں, کوشش کریں گے ان سے بات کریں. سر, یہ بتائیے گا کہ یوم دفاع آج بڑی سادگی کے ساتھ منایا جا رہا ہے پاکستان میں, اس تقریب میں آپ آئے, بچوں کو پیغام دیا, کیا کہیں گے آج کے دن کی مناسبت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ 6 ستمبر 1965 ہمارے لیے ایک یادگار دن ہے اور اس دن کو مناتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری جو اگلی نسل, آنے والی نسل ہے, اس تک ہمارا یہ پیغام پہنچتا رہے کہ اس ملک کی سرحدوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اور یہ ملک جو ہے ہماری ماں کی طرح ہے, اس کی ہم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور اس کو ہم نے ترقی کی منازل پہ بھی لے جانا ہے. جی بالکل, آج کے دن کی مناسبت سے آنے والی نسلوں کو یہ آگاہ کرنا کہ کس طرح سے قربانیاں دی گئیں پاکستانیوں نے, پاکستان کی فوج نے, اور کس طرح سے اپنے ملک کا دفاع کیا. CEO ایجوکیشن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی پوچھیں گے. سر, یہ بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے مختلف تقریبات جو ہیں وہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے منعقد کی جاتی ہیں, کیا پیغام دیں گے آج اپنی آنے والی نسل؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم پاکستان کے افواج کو یہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کی قربانی کی اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی اور پاکستان کو فتح ملی, اور ہر سال اس کو اس لیے منایا جاتا ہے. اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا.
दूसरी जानिब ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ड्राइवर की तरबियत के लिए वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइए का। जी, ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ड्राइवर्स की कैपेसिटी इन्हांसमेंट के हवाले से ट्रेनिंग वर्कशॉप का अहतमाम किया गया है, जिसमें उनको ट्रैफिक रूल्स बताए जाएंगे, ड्राइविंग के कवानीन बताए जाएंगे और मज़ीद जो मालूमात हैं और उनकी ड्राइविंग को जज भी किया जाएगा इन 4 रोज़ा वर्कशॉप के दौरान। इस हवाले से प्रिंसिपल ऑफिसर मोटर पूल ट्रेलर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद उमर सईद कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ट्रेनिंग यकीनी तौर पर हर सेगमेंट के लिए ज़रूरी हैं और देखा हमने कि ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ड्राइवर्स के लिए कैपेसिटी इन्हांसमेंट ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया है। क्या समझते हैं इससे क्या तब्दीली आएगी, क्योंकि ज़राई यूनिवर्सिटी के पास एक वसी रेंज में गाड़ियाँ मौजूद हैं, ड्राइवर्स मौजूद हैं, तो किस तरह से इनको आगे ट्रेन किया जाएगा ताकि आपकी जो कैपेसिटी है वो इन्हांस हो और काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं अगर ट्रेनिंग के बाद उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आए तो? जी सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। मैं ये गुजारिश करूँगा कि मोहतरम वाइस चांसलर साहब के विजन के मुताबिक हमारे पास यूनिवर्सिटी में इस वक्त 100 से ज़्यादा गाड़ियों का फ्लीट है और उसी की तादाद में तकरीबन ड्राइवर्स मौजूद हैं। तो तकरीबन 1000 फैकल्टी है और 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो हर वक्त वो उनको इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों को इस्तेमाल फैकल्टी इस्तेमाल करती है। तो ड्राइवर्स बड़ा पिवटल रोल है उनकी सेफ्टी के हवाले से। तो वाइस चांसलर साहब के हुक्म के मुताबिक हमने इंटरनेशनल फर्म जो है वो सेलेक्ट की है। उसका 27 मुल्कों में दुनिया में ट्रेनिंग का पोर्टफोलियो है और वो हमारे ड्राइवर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, उनको हाइजीन भी सिखाएंगे, उनको ड्रेसिंग, उनके बोलना चलना, लोगों के साथ कैसा रवैया होना चाहिए और सबसे बढ़कर उनको सर्टिफिकेशन मिलेगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। वो बाकायदा जैसे शनाख्ती कार्ड का कार्ड होता है उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और जहाँ पे भी वो जाएंगे तो वो सर्टिफाइड ड्राइवर्स शुमार होंगे। और साथ ही साथ अगर वो उन स्किल के नहीं हैं तो वो हमें बाकायदा 3 कैटेगरीज बना के देंगे कि ये ग्रीन ड्राइवर्स बहुत अच्छे हैं, येलो इनकी ट्रेनिंग ज़रूरत है और रेड हैं ये आपके काम के नहीं हैं। तो वो हमें कॉन्फिडेंशियल फीडबैक भी देंगे। तो हमारी फैकल्टी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक ब्लेसिंग होगी कि हम अपने ड्राइवर्स को अच्छे तरीके के साथ लेके चल सकें। बिल्कुल यकीनी तौर पर इस ट्रेनिंग के बाद 3 कैटेगरीज की जाएंगी ड्राइवर्स की। उनमें बहुत बेहतरीन जो ड्राइवर्स हैं उनको ग्रीन कार्ड जो है वो दिया जाएगा। उसी तरह से येलो ड्राइवर्स जो होंगे वो दरमियाने तबके के होंगे, जबकि जो रेड जोन में होंगे वो यकीनी तौर पर ख़तरा होगा ड्राइविंग के हवाले से। इस हवाले से यकीनी तौर पर उनकी मज़ीद ट्रेनिंग की जाएगी ताकि उनको रेड जोन से बाहर निकाला जाए और उनको भी बेहतर ड्राइवर बनाया जाए ताकि सेफ जो सफ़र की अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।